प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम आपको जापान के सम्राट की ब्रिटिश सम्राट तथा महारानी से तुलना पर चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, इससे पहले हम बात करते हैं सम्राट पद का महत्व। विद्यार्थियों, सम्राट अब एक संवैधानिक शासक है, लेकिन आज भी सम्राट को देश की जनता से बहुत अधिक नैतिक शक्ति तथा श्रद्धा सम्मान प्राप्त है। इसी संदर्भ में ऑग और जिंक ने लिखा है कि संविधान निर्माता सम्राट की नैतिक संपदा को राज्य के प्रधान के रूप में उसकी प्रतीकात्मक स्थिति, सदियों की परंपराओं में निहित उसके सम्मान और जनता के साथ उसके प्रेम और सम्मानपूर्ण संबंधों को समाप्त नहीं कर सके। इसी अनुसार सम्राट की प्रशासनिक शक्तियों के लोप से उसकी प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं हुई है। जहाँ तक जनता को सम्राट के प्रति रुख का संबंध है, आज भी कम से कम चिन्ह के रूप में सम्राट ही राज्य है। तो यह सम्राट के पद का जो महत्व है वो स्पष्ट किया गया। विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं जापान के सम्राट की ब्रिटिश सम्राट से तुलना। तो विद्यार्थियों, जापान और ब्रिटिश सम्राट के अंतर्गत जो समानताएं हैं, पहले उन पर चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, समानताएं, दोनों देशों के सम्राट में अनेक समानताएं पाई जाती है, जिनको इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे जापान और इंग्लैंड दोनों देशों में सम्राट पद की शक्तियां बहुत सीमित कर दी गई है और आज पूर्ण लोकतंत्र का विकास हो गया है। दोनों ही देशों में सम्राट केवल औपचारिक शासक हैं। चाहे जापान की बात करें, चाहे ब्रिटिश सम्राट की बात करें, दोनों को ही केवल औपचारिक शासक मात्र रह गए हैं, क्योंकि प्रशासन की वास्तविक शक्तियां मंत्रिमंडल को हस्तांतरित कर दी गई है। वे स्वेच्छा से कोई कार्य नहीं कर सकते, व्यक्तिगत हो अथवा सार्वजनिक। सभी कार्यों के लिए मंत्रियों से परामर्श लेना तथा उसके अनुरूप कार्य करना होता है। दूसरी समानता पर बात करें विद्यार्थियों, तो वह है कि दोनों ही देशों के राजवंश बहुत प्राचीन है, यद्यपि जापानी अपने राजवंश को अधिक प्राचीन बताते हैं। अगली समानता है, दोनों देशों में उत्तराधिकार के संबंध में एक ही प्रकार की व्यवस्था है और सम्राट की मृत्यु के बाद ज्येष्ठ पुत्र ही सिंहासन का अधिकारी होता है। तो इस तरीके से उत्तराधिकार के मामले में दोनों में समानता है। अगली समानता पर चर्चा करें विद्यार्थियों, यद्यपि जापान और इंग्लैंड दोनों देशों में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित हो चुकी है और दोनों ही सम्राटों को प्रशासनिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया है, किंतु दोनों देशों में सम्राट का सम्मान एवं प्रतिष्ठा पूर्ववत ही बनी हुई है। साथ ही दोनों ही देशों में सम्राट अपने राष्ट्र की एकता के प्रतीक समझे जाते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ इन बिंदुओं के माध्यम से हमने जापान के सम्राट की और ब्रिटेन के सम्राट में जो समानताएं देखने को मिलती है उस पर चर्चा की। अब इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। जापान और ब्रिटिश सम्राट के अंतर्गत जो असमानताएं हैं, अर्थात जो अंतर हैं, उस पर चर्चा करेंगे। असमानताएं, यद्यपि दोनों देशों के सम्राटों की स्थिति में
पर्याप्त समानता है, किंतु फिर भी इसमें पर्याप्त अंतर भी देखने को मिल जाता है। विद्यार्थियों, नंबर 1 पर जब बात करें तो ग्रेट ब्रिटेन में सम्राट की शक्तियों को परंपराओं के आधार पर सीमित किया गया है। परंपरा और रीति रिवाजों के आधार पर सीमित किया गया है, परंतु जापान के सम्राट की शक्तियों को 1947 के संविधान द्वारा सीमित किया गया। महत्वपूर्ण बिंदु है विद्यार्थियों, जहाँ ब्रिटेन का जो सम्राट है उसकी शक्तियों को रीति रिवाजों और परंपराओं के आधार पर सीमित किया गया है, जबकि यहाँ जापान की सम्राट शक्तियों को 1947 का जो संविधान था उसके द्वारा उसमें कटौतियाँ की गई, अर्थात उसको शक्तियों को सीमित किया गया है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों दूसरी असमानता की, जहाँ ग्रेट ब्रिटेन में सम्राट एक प्रथा के अनुसार, ब्रिटेन का जो सम्राट एक प्रथा के अनुसार उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिसे लोक सदन से बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, अर्थात बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही वह प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। यदि किसी भी दल का लोक सदन में स्पष्ट बहुमत न हो या बहुमत दल का कोई सर्वमान्य नेता न हो तो सम्राट प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक से काम ले सकता है। तो यहाँ कंडीशंस दी गई है कि सम्राट है प्रथा के अनुसार उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिसे लोक सदन में बहुमत प्राप्त होता है, और जब कभी किसी दल को लोक सदन में स्पष्ट बहुमत न हो या बहुमत दल का कोई सर्वमान्य नेता न हो तो सम्राट प्रधानमंत्री की नियुक्ति के मामले में अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। युद्धोत्तर वर्षों में 2 बार 1957 में मैकलिन और 1963 में एलेक डगलस होम की प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति में सम्राट ने विवेक का प्रयोग किया, परंतु जापान का सम्राट प्रधानमंत्री की नियुक्ति में कभी भी अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता। तो जहाँ ब्रिटेन की सम्राट को विवेक से काम कंडीशंस के अंतर्गत विवेक से निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त है, वहीं जापान के सम्राट को प्रधानमंत्री की नियुक्ति में किसी भी अपने विवेक के प्रयोग करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। तो विद्यार्थियों, जापान का सम्राट उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है जिसको डाइट चुन ले। यह इस संबंध में किसी भी अवसर पर अपने विवेक से काम नहीं ले सकता। तो दूसरा महत्वपूर्ण अंतर तो आ गया स्व विवेक की शक्ति। तो ब्रिटिश सम्राट को कुछ मामलों में अपने विवेक से निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त होती है प्रधानमंत्री नियुक्ति के मामले में, लेकिन जापान के सम्राट को इस तरह किसी प्रकार के विवेक से निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त नहीं रहती है। अब तीसरी बात करें विद्यार्थियों असमानता की, तो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री की सलाह पर वहां का सम्राट लोक सदन का विघटन कर सकता है, परंतु यदि वह उसकी प्रार्थना को अस्वीकार करना चाहे तो उसे ऐसा करने का परम अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार का परमाधिकार जापान के सम्राट को प्राप्त नहीं है। यदि जापान का प्रधानमंत्री अपने सम्राट से प्रतिनिधि सदन के विघटन की प्रार्थना करे तो सम्राट को अनिवार्य रूप से विघटित करना ही होगा। तो यहाँ मुख्य जो अंतर आया वो देखने को मिला कि प्रधानमंत्री की सलाह पर सम्राट लोक सदन का विघटन कर सकता है, परंतु यदि वह उस प्रार्थना को अस्वीकार करना चाहे तो उसे ऐसा करने का परम अधिकार प्राप्त है, यानी कि सम्राट उसे अस्वीकार भी कर सकता है। परंतु जापान में ऐसा नहीं है। जापान में सम्राट
को ऐसा परमाधिकार प्राप्त नहीं है। यदि जापान का प्रधानमंत्री अपने सम्राट से प्रतिनिधि सदन के विघटन की प्रार्थना करे तो सम्राट को अनिवार्य रूप से स्वीकृत करना ही होगा। अब बात करते हैं विद्यार्थियों अगली असमानता की। ब्रिटिश सम्राट के वास्तविक अधिकारों का वर्णन करते हुए प्रसिद्ध लेखक बेजहोट लिखते हैं कि सम्राट का अधिकार है कि वह मंत्रिमंडल को परामर्श दे, उसे प्रोत्साहित करे और चेतावनी दे। परंतु जापान के सम्राट को इस प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इस संबंध में यानाग लिखते हैं कि व्यवहार में जापान के सम्राट की शक्तियाँ ब्रिटिश सम्राट की तुलना में शून्य है, जो शासकीय प्रक्रिया में निश्चित भूमिका अदा करता है, जबकि ब्रिटिश सम्राट को अधिकार है कि प्रधानमंत्री उससे परामर्श ले, वह कुछ कार्यों को प्रोत्साहित करे और कुछ के विरुद्ध चेतावनी दे। जापान के सम्राट को इस प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त विद्यार्थियों नहीं है। अब बात करते हैं अगली असमानता की। तो विद्यार्थी ब्रिटिश सम्राट को व्यक्तिगत संपत्ति के अर्जन, धारण, व्यय और प्रबंध का वैसा ही अधिकार प्राप्त है जैसा किसी सामान्य नागरिक को। इसके विपरीत जापान के संविधान के अनुसार वहाँ के राज परिवार का कोई भी व्यक्ति संसद की आज्ञा के बिना न तो किसी से संपत्ति ही प्राप्त कर सकता और न किसी को दे ही सकता। तो इस प्रकार उपरोक्त विवेचना से विद्यार्थियों को ज्ञात होता है कि जापान के सम्राट की शक्तियाँ ब्रिटिश सम्राट की तुलना में अधिक सीमित है, क्योंकि वहाँ के वर्तमान संविधान द्वारा उसकी समस्त पूर्ववर्ती शक्तियाँ उससे छीन ली गई है, जबकि ब्रिटेन में सभी प्रशासनिक शक्तियाँ सैद्धांतिक रूप से आज भी सम्राट में निहित है, यद्यपि वह व्यवहारिक रूप में उनका प्रयोग नहीं कर सकता। तो इस प्रकार विद्यार्थियों आज के इस वीडियो में हमने ब्रिटिश सम्राट और जापान सम्राट की तुलनात्मक शक्तियों पर चर्चा की। धन्यवाद विद्यार्थियों।